चलो पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग। डालिए हेडिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आवाज़ नहीं बच्चों। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आवाज़ नहीं। सिपाही साइड बैठ जाओ। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है क्लास 11th में? तो बताओ बी है कि सी है? भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी कभी आपके एग्जाम में आएगी नहीं कि डिफाइन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके कॉम्प्लेक्स आएंगे उन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। उनकी जियोमेट्री और शेप इनका हमेशा सेम होता है, क्योंकि लोन पेयर होती नहीं है। तो पूछ सकते हैं जियोमेट्री, कलर, मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म का मतलब यूँ वो भी पूछ सकते हैं कि कितना है बोर मैग्नेटॉन में, है ना। हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन। सतर्क रहना, अगर क्वेश्चन आता है, अगर थोड़ा सा उनको फंसा के क्वेश्चन देना तो यहाँ से आ जाता है फिर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन आप लोग जो अभी तक पढ़ा दिए अगर वो आपको अच्छे से याद है ना, तो फिर ध्यान रखिए, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिली। और इससे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, बहुत 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आराम से सरियान अपना इलाज कराओ और अच्छे से। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। पहले थ्योरी के मेन पॉइंट्स याद करने हैं आपको, है ना। इसलिए नहीं कि एग्जाम में थ्योरी पूछी जाएगी, है ना। हाँ इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्प्लेक्स रख देंगे, इससे आएगा तो कॉम्प्लेक्स ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स रख देंगे आपके सामने, NiCl4 2 नेगेटिव, और पूछेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है ये बता दो आप, है ना। कलर पूछ सकते हैं कि कलर है कि कलरलेस है, ये पूछ सकते हैं आपसे। और स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, इसकी जियोमेट्री पूछ सकते हैं। देखिए, तो लिखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, सम इम्पॉर्टेंट points of this theory आर लिख लीजिए, आर एच फॉलोइंग्स लिख लीजिए, एक ही बात, ठीक है ना। तो पहला ध्यान रखना है फर्स्ट पॉइंट बच्चों, एक एक पॉइंट बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा रहे हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। एक बनाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, सुनो बच्चों ध्यान से। एक बनाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन ये शो कर सकता है ना, ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ही प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। इनमें आइदर पाया जाएगा sp3, एक है इसका 3 pk, sp3 कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, या फिर पाया जाएगा dsp2। सर हमें कैसे पता चलेगा sp3 है कि dsp2 है? देखो, आप जानते हो कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो अंदर क्या आ जाती है D, फिर क्या आती है S आती है। जैसे हम बना ले, मान लीजिए स्कैंडियम का बना ले 21, तो इसका क्या आता है 3D1 4S, यही आता है। तो अंदर आती है D और बाहर आता है S। अच्छा, बाहर S आ गया तो यहाँ P भी रखा है,
और यहाँ डी भी है, भले ही इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन है तो, है ना। तो यहाँ 4s के बाद 4p भी है 4d भी है, दोनों है यहाँ पर। तो यहाँ 4p भी है और 4d भी है। अब अगर एक s का और 3p के ए वाले चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, वो आपको समझ में आएगा जब हम करवाएंगे। तो वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और अगर अंदर का एक d चला गया, एक s का चला गया और 2p के चले गए, तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, dsp2। ये कैसे पता चलेगा अभी हम बताएंगे आपको जब करवाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन 3 होगा तो स्ट्रक्चर जो होगी आपकी मॉलिक्यूल की, वो आपको ध्यान रखना है, वो स्ट्रक्चर हमेशा कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका sp3 होगा तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। हाँ स्वाति, ये अभी हम बताएंगे। अंदर का पार्ट्स करेगा तो dsp2, अभी हम आपको पूरा समझा रहे हैं ना, इस वाले पोर्शन में आ रहे हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जियोमेट्री और शेप क्या होगी, याद रखना है, बताओ भाई, टेट्राहेड्रल। ये बात ध्यान लिखते चलो हमारे साथ। जियोमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल होगी, इसको ध्यान रखना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, दूसरी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की। समझाते हैं हमें कैसे होता है। और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो जो जियोमेट्री होगी या जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर। तो जो जियोमेट्री होगी या जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर। देखिए 1 2 3 4, स्क्वायर प्लेनर। ये बातें बच्चों आपको याद करनी है। अभी हम समझाएंगे कि sp3 dsp2 कैसे आएगा, अभी हमें बताएंगे आपको। जियोमेट्री या जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर नहीं दिख रहा स्वाति, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 1 2 और 2 4, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो स्ट्रक्चर क्या होगी, स्क्वायर। sp3 में sp3 में 3 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है, उसके अलावा कोई नहीं। एक होती है टेट्राहेड्रल, दूसरी पाई जाती है पिरामिडल और तीसरी पाई जाती है बेंट शेप। जैसे पिरामिडल पाई जाती है अमोनिया में और बेंट शेप पाई जाती है वाटर में और टेट्राहेड्रल पाई जाती है मीथेन में, है ना। तो यहाँ लॉन पेयर तो रहनी ही नहीं है, ये लॉन पेयर के केस में आती है। तो यहाँ हमेशा टेट्राहेड्रल आएगी sp3 में। जैसे ही एग्जाम्पल कराएंगे ना आपको समझ में आने लगेंगी बातें। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लेनर आपकी शेप होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब एक खास बात, जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे, या इसी का नाम होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यही कहलाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और dsp2 ऑर्बिटल होगा तो ये d कहाँ का पार्टिसिपेट कर रहा है, अंदर वाला, पीछे का, तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी हम ये समझाएंगे
कि ये इनर कैसे हो गया, आउटर कैसे हो गया। इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसी का नाम होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो पहले इतनी चीज़ दिमाग में याद करो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो प्रकार की जियोमेट्री पॉसिबल है। 4 बॉन्ड ही बन सकते हैं इस केस में, तो या तो वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में बन जाएंगे या वो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में बन जाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो आपको हमेशा सेफ रखना है टेट्राहेड्रल, और dsp2 आएगा तो स्क्वायर प्लेनर। sp3 आता है तो एक s का और 3 बाहर वाले p के, तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसी का नाम होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर अंदर वाला डी पार्टिसिपेट कर जाता है एक पी के प्लेस पे, तो इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आपको याद रखना है। चलो पहले हमें आउटर और इनर का खेल समझा दें आप लोगों को, फिर आगे चलते हैं। देखिए हम कोई भी ऑर्बिटल ले रहे हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए मैंने स्कैंडियम ले लिया। अब ध्यान से देखना, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 3d1 4s2। अब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3d2 हो जाएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 3d सीरीज में 3d पे ही हम रुक जाएंगे। लेकिन किसी भी एटम में ऑर्बिट के नंबर्स इन्फिनाइट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, लोअर से हायर में जंप करता रहता है आपका, और हायर से लोअर में जंप करता रहता है। तो ऑर्बिट के नंबर इन्फिनाइट होते हैं। हालांकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उससे सभी ऑर्बिट फिल नहीं हो सकते हैं, जहाँ तक जाएगा वहीं तक फिल करोगे, लेकिन बाकी ऑर्बिट पड़े होंगे। वो कैसे पड़े रहते हैं, खाली, है ना। तो यहाँ पर 3d है, यहाँ पर 4s है, इसके बाद 4p भी है 4d भी है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। 4p में भी 0 इलेक्ट्रॉन है और 4d में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 0 है। ये ध्यान रखना है। तो देखिए हम बना रहे हैं 3d, 1 1 2 3 4 5, ये 3d है। फिर हम बना रहे हैं s, फिर हम बना रहे हैं p, और फिर हम बना रहे हैं 4d। अब समझना, देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इन्हीं 4 में से पार्टिसिपेट होंगे, 3d 4s 4p 4d, इनमें से पार्टिसिपेट होंगे आपके इलेक्ट्रॉन। अब पहले इसका समझा दें हम। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो a वाला s पार्टिसिपेट करेगा और ये 3 पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3 हो जाएगा। अब सर हमें कैसे पता चलेगा, अभी बताते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और किसी वजह से अगर पीछे का ये ऑर्बिटल खाली हो गया, ध्यान रखना ऐसे बीच से नहीं हो सकता कि पीछे का खाली पड़ा हो और आप कहीं से ही भर दो। जहाँ तक ऑर्बिटल खाली होंगे वहाँ से चालू करना होगा। मान लो यहाँ पीछे का ऑर्बिटल खाली रह गया, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे और फिर इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं ना, तो 1 2 3 4, तो एक डी का, एक एस का और 2 पी के, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे हम, dsp2। अंदर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसमें बाहर वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस तरफ के, इसलिए इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा उसको भी देख लो, तो 6 बॉन्ड बनेंगे। अब 6 बॉन्ड यहाँ से चालू हो सकते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर पीछे के 2 खाली रह गए तो फिर यहाँ से चालू होगा फिल करना। आपको कैसे पता चलेगा, अभी चल जाएगा, 1-2 एग्जाम्पल कराएंगे पता चलने लगेगा। तो पीछे से 2 भरना चालू करना पड़ेगा आपको, तो 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, d2sp3। तो अंदर के डी पार्टिसिपेट करेंगे तो d2sp3, और बाहर के डी पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3d2। अंदर वाले जब डी पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स,
और जब बाहर वाले डी पार्ट देखो, अंदर मतलब 3D का, बाहर मतलब 4D का, और बाहर वाले अगर पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो उसको बोलेंगे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, वो जब हम अब आपके सामने बनाएंगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन करे। बड़ा सिंपल है, खुद आपको सामने वाला बताएगा कि अंदर वाले पार्टिसिपेट होने कि बाहर वाले, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इससे ज़्यादा जब हम कराएंगे तभी समझ में आएगा। बेसिक अंदर के पार्टिसिपेट कब करेंगे और बाहर के पार्टिसिपेट कब करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम थोड़ी देर में दे रहे हैं आपको, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो और फिर हम और समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है आपको, अच्छा एक चीज़ और लिख लो, जो ये DsP2 होता है, इसमें कभी पूछ ले कि डी कौन है, आप कहोगे सर अंदर वाला है। हाँ अंदर वाला तो है, लेकिन डी भी 5 प्रकार के होते हैं, DXY, YZ, ZX, DX² माइनस Y² एंड DZ²। ये 5 प्रकार के डी होते हैं, XY, YZ, ZX, DX² माइनस Y² और DZ। इन चारों की स्ट्रक्चर डम्प सेल होती है और इसकी डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है। तो ये डी कौन है, वैसे इतना डीप आपके में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, तो आप वहीं पर कहीं पर लिख ली ध्यान से, ये जो डी होता है, ये जो डी होता है, ये होता है DX² माइनस Y²। DX² माइनस Y²। अब ध्यान रखिएगा, जैसे हमें हैबिट है, हम इस वाले को XY मानते हैं, इसको YZ मानते हैं, इसको ZX, इसको X² माइनस Y², जिसको Z²। तो इसमें कोई नंबरिंग फिक्स नहीं होती है, तो 3D स्पेस में होते हैं, तो किसी को भी पहला मान सकते हो, किसी को भी आखिरी मान सकते हो। वो तो एक कि कन्वीनियंट रहे, बनाने में आसानी रहे, इसलिए पहले को ये मान लेते, दूसरे को ये, तीसरे को ये, चौथे को ये, 5वें। हालांकि इसमें कोई पहला है ही नहीं, ये साइकिल है। इसमें आप किसी को 1 नहीं दे सकते, किसी को 2 नहीं दे सकते, किसी को 3 नहीं दे सकते, किसी को 4 नहीं दे सकते, किसी को 5 नहीं दे सकते। जहाँ से चालू कर दो वही 1 हो जाता है। इसमें आप यहाँ इसको भी 1 मान सकते हो, इसको भी 1 मान सकते हो, इसको भी 1 मान सकते हो। ये 3D स्पेस में होते हैं आपके। कन्वीनियंस के लिए इसको सिक्वेंस से रख देते हैं, लेकिन कोई भी आपका पहला और कोई भी आखिरी नहीं होता है इसमें। अब लिखिए नेक्स्ट चीज, फर्स्ट पॉइंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो सबसे पहली बात बता दें हम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन तो 2 प्रकार का होगा। या तो sp3d2 होगा, अगर बाहर वाले डी पार्टिसिपेट करेंगे 4D के तो ये होगा sp3d2, या फिर अंदर वाले डी पार्टिसिपेट करेंगे तो ये होगा d2sp3। 2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। अगर 4D के डी पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3d2 होगा, और अगर 3D के डी पार्टिसिपेट करेंगे तो d2sp3 होगा। अब हम पहले बता दें कि ये डी कौन होंगे, तो यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं। ये जो 2 डी होते हैं वो इसमें होते हैं DX² माइनस Y², और दूसरा जो डी होता है इसमें वो होता है DZ², है ना। इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। इसमें जो डी होते हैं दोनों, उसमें पहला वाला डी होता है DZ² और दूसरा वाला डी होता है DX² माइनस Y², तो सीक्वेंस से याद रखने हैं। इसमें पहला डी होगा DX² माइनस Y² और दूसरा डी होगा DZ²। उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसमें पहला डी होगा DZ², दूसरा डी होगा DX² माइनस Y²। ये बाहर वाले डी मतलब 4D के डी हैं, ये अंदर वाले डी 3D के डी है। ये बाहर अंदर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आ जाएगा, अपने आप आएगा। अब देखो, इसमें बाहर के डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स, या इन्हीं को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सॉरी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इन्हीं को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करता है तो इन्हें बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इन्हीं का दूसरा नाम है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आपके लिए इसमें एक अच्छी चीज़ है कि sp जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था उसमें दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन थे, sp3 एंड dsp2, 1 और 3 4, 1 1 2 और 2 4। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपके दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, 1 3 4 और 2 6, sp3 d2 या फिर 2 1 3 और 3 6, d2 sp3। इसमें खास बात ये थी कि जब sp3 होता था तो स्ट्रक्चर होती थी टेट्राहेड्रल, और जब dsp2 होता था होती थी स्क्वायर प्लेनर। लेकिन इसमें चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 आए चाहे d2 sp3 आए, दोनों के केस में ही स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब इसमें आप शेप में कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें शेप हर बार ऑक्टाहेड्रल आएगा। तो जियोमेट्री और इनका जियोमेट्री और शेप एक होते हैं क्योंकि लॉन पेयर नहीं होते इनमें, तो इनकी जियोमेट्री और शेप होंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसको आप लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से, स्क्वायर बाई पिरामिडल। शेप तो बनाओ बेटा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। थोड़ा ऊपर लिखेंगे, आप लोग को दिखता नहीं है ना पीछे का, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए, इनर्ट गैसेस पैरामैग्नेटिक होती हैं कि डायामैग्नेटिक? जल्दी बताओ, हाँ बताओ। पैरामैग्नेटिक बताओ भाई। आप लोगों को इतना चिल्ला के बोला कि जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डायामैग्नेटिक होगा। जब वो पहले से पूरा फुल भरा हुआ है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उससे भागेगा। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायामैग्नेटिक। ट्रिक भी बताई थी, डी से डायामैग्नेटिक, डी से दूर। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक, पी से पैरामैग्नेटिक, पी से पास। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट ये है, सेकेंड थर्ड जो आपने बनाया हो, ठीक है। कलर, तो ध्यान रखना कलर्ड होंगे कब, जल्दी बताओ। कलर्ड कब हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान रखना, कंसिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है? बहुत बढ़िया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी कलर होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और इसका रीजन है डी ट्रांजिशन। कलरलेस हो जाएंगे अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
कंसिस्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा इसलिए क्योंकि डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। absence ऑफ डी ट्रांजिशन। हमने आप लोगों को बताया था जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 3 नीचे जिनको बोलते हैं T2G, T2 और 2 ऊपर जिनको बोलते हैं EG। जैसे कभी भूल जाओ कि नीचे 3 है कि ऊपर, तो ध्यान रखना नीचे वाले को T2G कहते हैं। तो उनमें 3 आपके 2 लेटर आ रहे हैं, 1 डिजिट आ रही है, 1 2 3, तो नीचे 3 और EG में 2 आता है तो ऊपर 2 आएंगे। तो नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन और ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन, तो डी से डी इलेक्ट्रॉन ये एक्साइटेड मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले में जंप करते हैं, और डी एक्साइटेड ऊपर वाले से नीचे जंप करते हैं। तो ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और रिलीज करते हैं, इसलिए कलर शो करने लगते हैं। इसी को बोलते हैं डी से डी ट्रांजिशन। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिज्म। यस सिद्धार्थ, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिज्म। तो ध्यान रखिए 2 प्रकार का ही मैग्नेटिज्म शो करेंगे, आइदर होंगे पैरामैग्नेटिक। बताओ क्या होगा पैरामैग्नेटिक के पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको और भूख लगी है तो मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगा, और अगर उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पहले से फुल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा। तो पैरामैग्नेटिक और कलर दोनों तब आएंगे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान रखिएगा, कंसिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखना P से पैरामैग्नेटिक, P से पास, मतलब पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएंगे। कंसिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, तो लिखवाया था पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। 3 फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम बताओ जैनुल। फर्स्ट 3 फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, तो एक तो वो खुद बोल रहा है फेरो, फेरो से Fe, फेकोनी, कई बार हम याद करा चुके हैं, आयरन कोबाल्ट निकेल। ये 3 फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायामैग्नेटिक और कलरलेस तब होंगे जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। चाहते तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते थे और इन दोनों को एक साथ लिख सकते थे। कंसिस्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हम आपको पहले बता चुके डाया मतलब रिपल होते हैं, भागते हैं दूर। अब अगर पैरामैग्नेटिक होंगे, इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, तो पैरामैग्नेटिज्म के केस में हमें पता करना है कि कितना कम पैरामैग्नेटिज्म है, कितना ज़्यादा। तो क्या निकालते हैं हम, बताओ सिर्फ। हाँ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम क्या निकालते हैं? पैरामैग्नेटिज्म के केस में ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इज द पैरामैग्नेटिज्म और ग्रेटर इज द मैग्नेटिक मोमेंटम। और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? स्पिन ओनली फॉर्मूला। सिर्फ पैरामैग्नेटिज्म के केस में लगता है। इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म तो स्पिन ओनली फॉर्मूला बताओ सृष्टि।